Good morning, my dear students. मैं ज़बीना सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. In the previous class, we have already started Chapter 8 Transport and Communication. आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका ये सेकंड वीडियो लेक्चर है. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट किया था और आज हमारा टॉपिक है लैंड ट्रांसपोर्ट. So let's begin your today classes. Today we will talk about land transport and roads and highways. Land transport is the most important all of the modes of transport because most of the movement of goods and services take place over land. In early days, man himself used to carry goods and acted as an important mode of transport. Human portage is still important in some parts of the world. This includes thickly forested regions or areas or extremely rugged terrain of mountains where it is very difficult to construct roads. Man started using animals for transportation about 3000 years ago. Horses and mules were the chief beasts of burden. Invention of wheel introduced animal-driven carts and wagon, and transportation became more efficient as compared to earlier days. Horse had been the most useful animal for riding, carrying loads, or drawing carts and carriages. Horse is still used as a means of transportation in certain parts of the world. However, animal-based transport was very slow and arduous as compared to machine-based modern modes of transport. स्थल परिवहन जो है, परिवहन के सभी माध्यमों में स्थल परिवहन सबसे अधिक महत्व है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं को अधिकांश परिवहन स्तर पर ही होता है, यानी कि ज़्यादातर परिवहन जो है वो स्थल पर ही होता है. पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में जब इंसान खुद ही इस वाहन का काम करता था, आज भी कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर मानव वाहन परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है. घने जंगलों में अथवा उबड़ खाबड़ पर्वतीय प्रदेश ऐसे कुछ ही इलाके हैं जहां सड़कों का निर्माण कठिन है और वहां पर भार ढोने के कार्य आज भी ह्यूमन या मनुष्य जो खुद करता है. आज से लगभग करीब 3000 साल पहले मनुष्य ने परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करना शुरू किया था. खास करके घोड़े, खच्चर जिसे गधा बोझ ढोने का काम करते थे. उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हुआ जिससे पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों तथा वैगनों का प्रचलन जो था वो बढ़ गया. यानी कि पहले क्या करते थे, सिर्फ हम लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे. उसके बाद हमने क्या किया कि गाड़ियों का पहिए का निर्माण होने के बाद गाड़ियाँ बनाई जिससे गोकाट वगैरह जो होते हैं वो सब बना करके फिर उनसे इस्तेमाल करने लगे हम लोग वाहन के लिए और ये ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया बना. सवारी बोझा ढोने तथा गाड़ियों और बग्घियों को खींचने के लिए घोड़ा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पशु रहता था. पशुओं के उपयोग में परिवहन की क्षमता और गति बहुत सुधार हुआ, लेकिन आधुनिक मानकों की तुलना में ये फिर भी बहुत धीमा और स्लो था. यानी कि आजकल से अगर कंपेयर करें तो उस हिसाब से बहुत स्लो था, लेकिन उस ज़माने में जब आज की तरह रेलवेज़ और मोटर गाड़ियाँ, बुलेट ट्रेन ये सारी कोई चीज़ नहीं थी, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा साधन था स्थल परिवहन का. कि जहाँ पर मान लो ह्यूमन खुद पे बोझ उठा करके चलता था, वहाँ पर उसको पहिए के आविष्कार के बाद क्या हुआ कि थोड़ी सहूलत मिल गई. तो ये हमारा स्थल परिवहन का एक बहुत अच्छा साधन था प्राचीन काल का. द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन अ mechanization of transport was achieved with the invention of steam engine in the late 18th century. The application of steam engine to railways brought about a revolution in land transport. Railways increased accessibility and connectivity and opened continental interiors for commercial mining, manufacturing and agriculture. यानी 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद स्थल परिवहन में क्रांति आई. रेल परिवहन में भाप के इंजन के प्रयोग से स्थल परिवहन में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई.
रेल के निर्माण से क्या हुआ कि दो एरिया में दूरी जहाँ बहुत ज़्यादा थी वो बहुत कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गए एक तरह से। जहाँ पहुँचने में लोगों को कई कई दिन लग जाते थे, अब वो घंटों में, कुछ घंटों में, चंद घंटों में वो दूरी तय करने लगे रेल के माध्यम से। और इसका असर व्यापार में, खनन में, विनिर्माण में, कृषि जैसी चीज़ों में भी इसका असर देखने मिला। माल को बहुत आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जाने लगा, एक जगह से की चीज़ें दूसरी जगह तक पहुंचने लगी, तो व्यापार का भी अच्छा साधन मिला, कृषि को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, और साथ ही साथ खनन वगैरह के कामों में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। Among the latest developments in land transportation are ropeways, cableways and pipelines. Ropeways and cableways have been developed in the rough and difficult terrain, especially the mountainous region. Liquids like mineral oil, water, sludge and sewers are transported through pipelines. यानी कि रोपवेज और पाइपलाइन स्थल परिवहन के नवीनतम रूप है। उबड़ खाबड़ और खास करके ऐसे परिदृश्य में जो पर्वतीय हो, जहाँ का रास्ता सही नहीं हो, वैसे एरिया में रोपवेज का बहुत अच्छे से विकास हुआ और इससे बहुत ज़्यादा सहूलत मिली। और उसके साथ ही साथ पाइपलाइन जो है, एक तरह इसे भी हम लोग स्थल में जोड़ करके चलते हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। इससे क्या हुआ, खनिज तेल, जल यानी कि पानी वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह को परिवहन का अच्छा साधन मिला पाइपलाइन के द्वारा। एक टॉपिक ऐड करते हैं इसमें, रोड्स एंड हाईवेज। Road is a major medium of land transport. It varies from pathways and unmetalled roads to national and international highways. It is the quickest medium of transportation for shorter distances. The roads link the fields and farms to factories, factories to markets, and the goods can be delivered right at the doorsteps of the consumers. इस सड़कें और महामार्ग, हमारा जो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, सड़कें और महामार्ग यानी रोड एंड हाईवेज। स्थलीय यातायात के साधनों में से सड़क मार्ग सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन है। पगडंडी से लेकर आधुनिक मोटर मार्ग तक सभी को सड़क मार्ग कहते हैं। ये छोटी दूरी के लिए तीव्र गति के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही साथ खेत तथा खलिहानों से कारखानों तक और कारखानों से निर्मित माल बाजारों तक, उपभोक्ता के द्वार तक सड़कों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। यानी कि सड़कों द्वारा कहीं भी डोर टू डोर स्टेप आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कारखानों तक उनका सामान बाई रोड पहुंचाया जा सकता है। यानी सड़कों के निर्माण से जहां पर पहले दुश्वारियां होती थी रास्ते नहीं होने की वजह का, जब से सड़कों का निर्माण होने लगा तो डिस्टेंसेस जो है शॉर्ट्स हो गई हैं। लोग व्हीकल्स के मदद से लॉन्ग डिस्टेंस को भी बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रोड्स। रोड्स हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी सड़क मार्गों के लाभ। सड़कों से हमें क्या क्या लाभ है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जिसमें है फर्स्ट, नंबर 1, रोड्स हैव हेल्प्ड इन कैरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स एंड मेकिंग द प्राइस यूनिफॉर्म ओवर द लार्ज एरियाज। यानी सड़कों द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री के स्थायी बाजार उपलब्ध होने लगे और वस्तुओं की कीमतें बड़े बड़े क्षेत्रों में एक समान होने लगी। जहां पहले दूर से माल आने के वजह कर सड़कों का निर्माण जब नहीं था तो इतनी खर्च लग जाती थी चीज़ों को लाने में, जिसकी वजह कर क्या होता था कि अलग अलग एरिया से आए हुए चीज़ों की दाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती थी। लेकिन जब से रोडवेज का सहारा मिला, सड़कें बनी, तो क्या हुआ कि डिस्टेंस में थोड़ा फ़र्क आया, चीज़ों को लाने में थोड़ी लागत कम लगने लगी, तो सभी मार्केट्स में एक समान चीज़ों के दर उपलब्ध हो गए। सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रीज हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम द रोड्स बिकॉज इट इज़ वेरी easy to carry raw materials to factories and finished good to markets by roads. सड़कों के विकास से औद्योगिक विकास को बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि सड़कों द्वारा उद्योग के लिए कच्चे माल तथा निर्मित माल का परिवहन आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ईजी टू कैरी मेन एंड मटेरियल्स बाई रोड्स, यानी कि सामान तथा यात्रियों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़कों द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नंबर 4, रोड्स आर मोस्ट सुइटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। छोटी दूरी के लिए सड़क यातायात बहुत सुविधाजनक और लाभदायक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, देयर इज नो नीड फॉर फ्रीक्वेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग।
सड़क यातायात में सामान को बार बार उतारना तथा चढ़ाना नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, रोड्स इनेबल टू अस टू कैरी गुड्स फ्रॉम द डोर स्टेप्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू द डोर स्टेप्स ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि सड़क यातायात द्वारा सामान को उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है, जो रेलों द्वारा संभव नहीं है। यानी कि कोई भी सामान को जहां से हम ला रहे हैं, यानी कि जहां से वो भेजा जा रहा है और जिसके पास भेजा जा रहा है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेलवेज में ये सुविधाएं नहीं हैं। पॉइंट नंबर 7, रोड्स कैन बी बिल्ट इन हिली एंड रिमोट एरियाज वेयर रेलवेज कैन नॉट रीच। सड़क दुर्गम पहाड़ी तथा बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है, जबकि ऐसे क्षेत्रों में जल मार्गों और रेल मार्गों तक पहुंचना लगभग संभव नहीं होता है। यानी कि सड़क जो है किसी भी स्थान पर बनाई जा सकती है, लेकिन हर जगह पर रेलवेज और वाटरवेज की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो सकती। ब्रॉडली स्पीकिंग, रोड्स आर 2 टाइप्स with unmetalled and metal roads. Unmetalled roads are simple to construct but are not effective and serviceable for all seasons. Developed countries have more roads of better quality than the developing countries. Metal roads, on the other hand, are of better quality and are capable of being used throughout the year. But even these roads are seriously handicapped during heavy rain and floods. यानी कि सामान्यतः जो सड़कें हैं 2 प्रकार की होती हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें बनाने में आसान होती है, लेकिन ये मौसम में प्रभावी एवं प्रयोग के योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु जब यानी बारिश का मौसम होता है तो इन पर वाहन चलाना कठिन हो जाता है कच्ची सड़कों पे, क्योंकि मिट्टी वगैरह से बनी होती तो वो धंसने लगती है जब पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पक्की सड़कें बनाना अधिक कठिन होता है, परंतु ये बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होती हैं। ज़्यादा बारिश या भारी वर्षा होने पर भी पक्की सड़कें जो होती हैं बाढ़ग्रस्त हो जाती है, लेकिन फिर भी यूज़फुल होती है। यानी पानी के बहुत ज़्यादा पड़ने से भी उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी असर नहीं होता है। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे सड़कों के या रोड्स के। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करूंगी। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।